हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जियोट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 51 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और 50 पार्ट हम अब तक इसमें पढ़ चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड के बारे में कई सारी चीज़ें हमने इससे पहले जो 500 प्रश्न किए हैं उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे आने वाली वीडियोज में दोस्तों कुछ जो हमारे 51 से लेकर 56-57 तक जो पार्ट हैं उसमें हम बात करने वाले हैं वैयक्तिक सहायक यानी कि आशु लिपिक का जो एग्जाम पेपर हुआ था 16 और 17 मार्च 2021 को, उसके क्वेश्चंस के बारे में कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें उत्तराखंड के पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस के बारे में भी हम इनका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चन के आधार पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने अभी तक जो उत्तराखंड पीछे पढ़ा हुआ है वो आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहा है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे इन प्रश्नों का पैटर्न है दोस्तों, ऐसा ही पैटर्न आपका आगे आने वाले एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक 746 पदों में भी रह सकता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है और पेपर का लेवल भी दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही सेट किया जाएगा। तो इस पेपर के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्स भी आपके ऐसे ही हो सकते हैं। और 20 प्रश्न हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपको इस 20 में से अपना स्कोर भी बताना है कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन पेपर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराया गया है। और 17 मार्च 2021 को जो प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी या पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? मुकुट पर्वत, नेगिसी कसांग पर्वत, घैंट कांगड़ी पर्वत और कांगटो पर्वत। तो दोस्तों कौन सी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है पूछा गया, तो मुकुट पर्वत इसमें से क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। अब मुकुट पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। मैं आपको पहले पोस्टमार्टम में बता चुका हूं, ठीक है। और चमोली जनपद के अंतर्गत भी दोस्तों जो हमारी जास्कर रेंज है ना, कामेट जास्कर रेंज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? वो है 7,242 मीटर। और भारत की 20वीं सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? मुकुट पर्वत। भारत की कौन सी 20वीं सबसे ऊंची चोटी है? 7,242 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट के जास्कर रेंज में ये पड़ती है, ठीक है। और विश्व की 96 नंबर की सबसे ऊंची चोटियों में इसका नाम आता है। अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका प्रथम आरोहण कब किया गया था, प्रथम असफल आरोहण कब हुआ था और प्रथम सफल आरोहण कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले मैं आपको बता चुका हूं। बाकी मुकुट पर्वत कहां है? चमोली में है, कामेट जास्कर रेंज के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई है 7,242 मीटर। इतने पॉइंट आपको मुकुट पर्वत से याद रखने हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। देखिए अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यह भी काफी सरल प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? दोस्तों मैराथन क्लास जो 4 घंटे की है उसमें, और साथ ही साथ में जनसंख्या वाली मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और एक वीडियो मैंने ये भी बना रखी है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का भारत में कितना स्थान है। वो वीडियो आप ये 3 वीडियो देख लीजिएगा, आप एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। वहीं से यह प्रश्न भी पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी उत्तराखंड की? 1,86,86,292 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। जिसमें पुरुषों का जो परसेंट था वो था लगभग 50.93% और महिलाएं कितनी थी? 49.07%। और उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल 0.83% है। अब दोस्तों प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारी हरिद्वार जनपद में। और सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में क्या है, हमारी सबसे कम जनसंख्या स्थित है। और उत्तराखंड में दोस्तों 3 ऐसे जिले हैं, कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर, जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवासती है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उत्तराखंड के कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या उत्तराखंड के कितने जनपदों में निवास करती है? तो उत्तराखंड के 3 जनपद दोस्तों, हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर, इन 3 जनपदों में लगभग उत्तराखंड की 51 पॉइंट कुछ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 3 जनपदों में उत्तराखंड के आधे से ज्यादा लोग बसते हैं। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा गया है, आंसर हो जाएगा हरिद्वार। और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाता तो था क्या दोस्तों? रुद्रप्रयाग। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 0.83% है हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या। अब यहीं से प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या के अनुसार भारत में कौन सा स्थान था? तो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के स्थान पे 20वें स्थान पर थी। कौन सा स्थान था? 20वां स्थान था। अब
कोई कोई किताबें आपको दोस्तों 21 भी बोलती हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको 2011 की जनगणना के अनुसार मारना है तो आपका 20 ही रहेगा, और वर्तमान में भी क्या है, 20वां ही हो गया है। ठीक है, 20वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान पूछा गया है, तो दूसरा स्थान है अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स के संबंध में ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। अब यहीं से एक प्रश्न आता है हमारा कि अखरोट उत्पादन को बढ़ावा सबसे पहले कब दिया गया था? तो 2015 के आसपास में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने की बात सामने आई थी, जब हमारे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। हरीश रावत जी ने तो यहां तक भी घोषणा कर दी थी कि अखरोट पंचायत योजना शुरू की जाएगी और अखरोट विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड को प्रथम स्थान पर लाना है। लेकिन जैसे ही फिर हमारी कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद में अखरोट उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। लेकिन वर्तमान समय तक भी दोस्तों अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा। अब यहीं से बात आती है कि अखरोट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो जम्मू एंड कश्मीर का अखरोट उत्पादन में प्रथम स्थान है, और दूसरा स्थान किसका है? वो है हमारे उत्तराखंड राज्य का। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हुए चलते हैं, और ठीक है, और 2018-19 के अनुसार ये रिकॉर्ड हमारा दिया गया है। अब यहीं से दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, अखरोट उत्पादन में पूछा गया है, तो प्रश्न बन सकता है आपसे कि सेब उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो सेब उत्पादन में भी उत्तराखंड का भारत में दूसरा ही स्थान है। सेब उत्पादन और अखरोट उत्पादन दोनों में उत्तराखंड का भारत में दूसरा स्थान है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली दोस्तों नोट डाउन करने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगला प्रश्न आता है अगर आपसे कि मैग्नेसाइड उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो मैग्नेसाइड उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में प्रथम स्थान है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं और याद भी रखना है। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि वाले टॉपिक से संबंधित विषय है। अब अखरोट के बारे में आपको एक प्रश्न बताना है कि अखरोट किस प्रकार की हमारा मतलब किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कौन सी फसल का अंतर्गत हमारा अखरोट उत्पन्न होता है या अखरोट आता है, जैसे कि हमारे खरीफ की फसल, रबी की फसल या फिर मिश्रित फसल। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा दून घाटी बनी हुई है? और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को करा चुका हूं, जो हम आपसे यूट्यूब के ही आप देखिएगा जो कम्युनिटी बॉक्स होता है वहां पर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर मैंने आपसे एक बार प्रश्न पूछा था कि गंगा और यमुना को अलग करने वाली पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और यमुना नदी को अलग करने वाली पहाड़ी को राजपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये राजपुर पहाड़ी कहां पड़ती है? हमारी देहरादून जनपद में ही स्थित है राजपुर पहाड़ी। वहीं से ये प्रश्न पूछा गया था रिलेट करके, निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा दून घाटी बनी हुई है? दून या द्वार क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा ना उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत, तो वही पूछा गया कि किन नदियों के द्वारा दून घाटी बनी हुई है? सरयू और यमुना, सरयू और गंगा, कोसी और सरयू, गंगा और यमुना। तो आंसर हो जाएगा कि दोस्तों क्या गंगा और यमुना नदियों के मध्य में हमारा क्या है? दून घाटी बनी हुई है। और मैंने आपको प्रश्न भी बताया था कि राजपुर की पहाड़ियां जो कि देहरादून में पड़ती हैं, वह गंगा और यमुना नदी के बीच में विभाजक पहाड़ी के रूप में भी जानी जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि गंगा और यमुना नदी के विभाजक स्थल के रूप में कौन सी पहाड़ी को जाना जाता है, तो राजपुर की पहाड़ियों को जाना जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। और दोस्तों ऐसे प्रकार के प्रश्न ना आप एक हिसाब से अपने अनुमान से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है, अगर आपने नदियों के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए, क्या सरयू नदी गढ़वाल में जाती है? गढ़वाल में तो बहती नहीं है। यहां पे भी सरयू नदी गढ़वाल में बहती नहीं है। कोसी नदी गढ़वाल में बहती है? कोसी नदी भी गढ़वाल में नहीं बहती है। तो सिंपल सा अगर आप तुक्का मार के भी करते ना, तो गंगा और यमुना ही उत्तर होता। ठीक है, क्योंकि सरयू देखिए, सरयू तो गढ़वाल में जाती नहीं है, कोसी भी गढ़वाल में नहीं जाती, तो फिर गढ़वाल में कहां से आएगा उनका संगम? मतलब कहां पर दून घाटी कहां से उसमें बची होगी? आपको पता होना चाहिए कि दून घाटी हमारा मेनली जो हमारा सबसे प्रमुख दून है वो कौन सा है दोस्तों? देहरादून है। ठीक है, और यह गंगा और यमुना नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है वह दून घाटी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी गोमुख नामक स्थान से, और यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर, वो भी उत्तरकाशी से ही होता है। ठीक है, फिर हमारी यमुना नदी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हुए चलती है, और गंगा नदी वहां से निकल के हरिद्वार से फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं पहले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जनगणना से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों के लिए उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो लिंगानुपात आपको पता होगा दोस्तों कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की क्या संख्या है, उसे क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। और उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 963 है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 962 था। तो आने वाले एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना तथा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के लिंगानुपात में कितनी की वृद्धि हुई है? तो 1 की वृद्धि हुई है। अब लिंगानुपात की बात आई तो लिंगानुपात से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है, जहां का लिंगानुपात है 1139। और उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो हो जाएगा हरिद्वार जनपद, जहां का लिंगानुपात मात्र 880 है।
अब यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की अपेक्षा में कितने जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? तो 7 जिलों में यहाँ पे लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात याद रखना है अल्मोड़ा में है, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरिद्वार में है। इसके बारे में ज्यादा चीजें आपको देखनी है तो आप हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट जहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको ये बता चुका हूँ उसे भी देख सकते हैं। अब यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस जनपद में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि तो वो हुई है टिहरी में, ठीक है, टिहरी में। और सबसे कम कहां पे हुई है, मतलब सर्वाधिक कमी कहां पे हुई है? तो वो होगी हमारी चंपावत में। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा प्रश्न है छठा, ये भी अच्छा प्रश्न है, काफी बार आपको कराया भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है? देखिए नामिक ग्लेशियर दोस्तों बहुत बार ये देखिए सारे ग्लेशियर में बता चुका हूं आपको। नामिक ग्लेशियर कहां पड़ता है? ये हमारा पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में। मैकतोली बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर कहां पड़ता है? बागेश्वर में। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मैकपी, सुसु, मैकतोली, कफनी, पिंडारी, सुन्नडूंगा और सुखराम, ये सारे ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नामिक ग्लेशियर है। तो कौन सा ग्लेशियर गढ़वाल में स्थित है पूछा गया है, तो टिपरा वामक ग्लेशियर हमारा क्या है? गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। अब टिपरा वामक ग्लेशियर भी गढ़वाल में कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ये गढ़वाल में दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। कहां पे? उत्तरकाशी जनपद में। अब एक है टिपरा वामक ग्लेशियर और दूसरा है दोस्तों क्या? हिपरा वामक ग्लेशियर। तो हिपरा वामक ग्लेशियर कहां स्थित है? यह हमारा चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये भी दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आमतौर पर मेलों और त्योहारों में कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें नर्तक को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है और एक समूह के नर्तक अर्धवृत्ताकार चाप में नृत्य करते हुए एक का हाथ दूसरे के कंधे में रखते हुए बंद जाते हैं और नृत्य करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? थड़िया नृत्य। और दोस्तों ये क्वेश्चन वही व्यक्ति सही कर पाया होगा जो कि इन कल्चर्स को जानता है कि थड़िया नृत्य कैसे किया जाता है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि रात्रि में थड़िया नृत्य में मेनली हम एक पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं हमेशा कि दुल्हन के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य हमारा कौन सा है? थड़िया नृत्य है, जो कि मेनली बसंत पंचमी से लेकर विश्वत संक्रांति के बीच में तक किया जाता है। मायके मतलब विवाहित स्त्री के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य थड़िया नृत्य है। और कैसे किया जाता है? नृतक को हाथों में हाथ डालकर, गले में हाथ डालकर एक साइड इधर बार जाया जाता है, एक बार इधर साइड को जाया जाता है, पांव हिलाए जाते हैं, वो हमारा क्या होता है? थड़िया नृत्य होता है। और इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह कई बार बता चुका हूं थड़िया नृत्य के बारे में, ठीक है। वही लिखा गया, अच्छा प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न को ना आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, घाटू किटो, देखनी और झूमर, ये नृत्य आपने कभी उत्तराखंड के संबंध में पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे। तो नॉर्मली थड़िया नृत्य आपने पढ़ा था तो थड़िया आप सही करके आ सकते हैं। तो ऐसे भी आप, अगर आपने उत्तराखंड अच्छे से पढ़ी हुई ना, तो ऐसे करके भी आप एक अपने माइंड का लेवल चेक करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने दोस्तों देखिए, हमेशा डीप पढ़ने को इसलिए बोला जाता है ताकि अगर प्रश्न कैसा ही भी घुमाकर आए आप उसे कर दें। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगी, डायरेक्टली ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने डीप पढ़ा हुआ है, आप में नॉलेज है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर किया गया है थड़िया नृत्य, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत बार भी करा चुका हूं कि डॉट 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 त्योहार उत्तराखंड के चंपावत जिले में ईश्वर को भूमि के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें मवेशियों से दूध का अच्छा उत्पादन और उनकी सुरक्षा के लिए मदद होती है। तो कौन सा उत्सव है? अढूरी उत्सव, जिसे दोस्तों अंदूरी उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। और मुख्यतः इस उत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है? उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। और उत्तरकाशी जनपद में इसी अढूरी उत्सव को बटरफ्लाई फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, बटरफ्लाई फेस्टिवल के रूप में। और यहां पर संबंध पूछा गया किसके? चंपावत जनपद के संबंध में यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि दूध का अच्छा उत्पादन और उसकी रक्षा के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो अढूरी उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव दोस्तों मुख्यतः तब मनाया जाता है जब हमारे जो चारागाह लोग होते हैं वृहत हिमालयी क्षेत्रों से वापस मैदानों की ओर को क्षेत्रों को आते हैं या अपने घरों को वापस आते हैं, तो उस समय पर उनकी वापसी के अवसर पर जो उत्सव मनाया जाता है वो होता है हमारा कौन सा? अढूरी उत्सव। मेनली इसे दूध दही के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कहां मनाया जाता है? मुख्यतः उत्तरकाशी में इसका आयोजन होता है, बटरफ्लाई फेस्टिवल के नाम से इसे जाना जाता है। और चंपावत जनपद में भी इसका आयोजन किया जाता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में ना आप करंट अफेयर्स वाली जो हमारी सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है ना, वहां पर मैं बहुत अच्छी तरह आपको अढूरी उत्सव के बारे में बता चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक दोस्तों हमारा कांगदली उत्सव है, ये भी हमारा मुख्यतः चंपावत जनपद में आयोजित होने वाला एक उत्सव है। इसे भी मेनली मतलब पशुपालनों के हेतु ही मनाया जाता है। लेकिन आंसर है यहाँ पे क्या? अढूरी उत्सव। बाकी घी संक्रांति आपको बताइए कि घी भी से उस दिन घी खाते हैं और घी भी लगाते हैं बालों में वगैरह वगैरह, ठीक है। और
इसी के साथ में घी संक्रांति को ही उत्तराखंड में क्या कहता है, ओलगिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ओलगिया त्योहार, ठीक है। सितंबर में घी संक्रांति का आयोजन किया जाता है। कांगडली पर्व का आयोजन भी चंपावत में ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काफी सरल सा प्रश्न था, नवा, कि निम्नलिखित शासकों में से राजबुंगा किले का निर्माण किसने किया था? तो सभी को पता होगा कि राजा सोमचंद के द्वारा यहाँ पे राजबुंगा किले का निर्माण किया गया था। सोमचंद का जब मैंने आपको पोस्टमार्टम करवाया था, बहुत बार करवा चुका हूं इससे पहले के 50 वीडियो में भी, तो वहां से आप सोमचंद के बारे में देख सकते हैं। फिर भी कुछ चीजें हम बात करें, इसने राजबुंगा का किला बनाया कहाँ पे? चंपावत में। और चंद्र राजवंश के संस्थापक के रूप में भी सोमचंद को ही जाना जाता है। इसके द्वारा प्रथम बनाया गया किला भी कौन सा था? राजबुंगा किला था, ठीक है। और यहीं से आपको याद रखना है कि यह राजबुंगा किले का आकार कैसा है, ये भी मैंने आपको बताया था कि अंडाकार आकृति में इसे बनाया गया है। इसी के साथ साथ में चंपावत में और कौन कौन से किले हैं? सुयो का किला, सुई का किला और बाणासुर का किला। ये भी कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। बाणासुर नामक राक्षस के किले के रूप में भी बाणासुर किले को जाना जाता है, जो चंपावत जनपद में ही स्थित है। सोमचंद चंद्र राजवंश का संस्थापक था। चंद्र राजवंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने ब्रह्मदेव की पुत्री से, जिसका नाम चंपा माना जाता है, से विवाह करके चंपावत में एक नई राजवंश की नींव डाली थी। इसे हम कहते हैं क्या? चंद्र राजवंश। और इसी चंद्र राजवंश में आगे जाकर हमारे 62 राजा हुए और 1790 में मुख्यतः हमारा चंदू का आधिपत्य कुमाऊं से समाप्त हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे गोरखा आ जाते हैं, फिर ब्रिटिश आ जाते हैं, उसके बाद में हमारा देश आजाद हो जाता है और आज हम लोग कुमाऊं या गढ़वालों में रहते हैं। तो सोमचंद का पोस्टमार्टम पहले कराया जा चुका है, अगर आपने किया है, देखा है तो देख लीजिएगा। साथ ही इतिहास वाली प्लेलिस्ट में सोमचंद के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, आप वहां से भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, कि उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार के लिए गैर तथा नव साक्षरों को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम। और ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछा गया था, करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको कि उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार करने के लिए गैर और नव साक्षरों को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी योजना? दोस्तों, कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ होती तो यहाँ पे साक्षरता की बात जहां पर आ गई, किसी को सिखाने की बात आ गई, कौशल की बात आ गई, तो यहां से भी आप आंसर डिक्टेट कर सकते थे कि यार ये कौशल की बात आ रही है तो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये कार्य हमारा किया जाएगा। आप लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा होगा या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सुना होगा, जो कि शायद 2009 के आसपास से शुरुआत हुई थी। और उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि इस कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यतः 2017 के आसपास से फिर माने जाने लगी। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट डाउन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार के प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको इसको कहूंगा, ठीक है। प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली पहली रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य बन गया है? तो वह है दोस्तों हमारा क्या? उत्तराखंड राज्य। और ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स वाली वीडियो में देख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो है हमारा 1100 से अधिक दुर्लभ जो पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य के द्वारा पहली रिपोर्ट जारी की गई। कब जारी की गई थी? 25 मई 2020 को। 25 मई 2020 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो था जर्म प्लाज्म संरक्षण। जर्म प्लाज्म संरक्षण, याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। और टोटल कितनी प्रजातियां इसमें खोजी गई थी? 1145 प्रजातियां यहां पर, मतलब जो 1145 दुर्लभ पौधे जो लुप्त होने वाले थे उनके संरक्षण को उजागर करने के लिए पहली रिपोर्ट हमारे उत्तराखंड राज्य के द्वारा जारी की गई थी, याद रखना आपको। और परियोजना का उद्देश्य क्या था? जर्म प्लाज्म संरक्षण। और ये रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य तो उत्तराखंड है, लेकिन ये रिपोर्ट जारी कब की गई प्रश्न पूछा जाएगा, तो 25 मई 2020 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका भी आपको एक ऑनलाइन एग्जाम का फायदा बताऊं। ऑनलाइन एग्जाम में आपके क्या बने रहते हैं? स्लॉट्स बने रहते हैं। पहला स्लॉट होता है आपका हिंदी का, दूसरा स्लॉट हर एग्जाम में अलग अलग होता है वैसे, दूसरा स्लॉट था जैसे रीजनिंग का, तीसरा स्लॉट था आपका इंडियन जीके का, चौथा स्लॉट था किसका? उत्तराखंड का। और उत्तराखंड वाले स्लॉट में ये चौथा प्रश्न पूछा गया, यानी कि इसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। ये भी एक एग्जाम को करने की ना, मतलब एक ट्रिक होती है कि यार आप कैसे करके आप आंसर निकालना चाह रहे हैं। एग्जाम में कभी भी आपका पूरा पढ़ा हुआ पेपर नहीं आएगा, लेकिन आप उसमें से नए प्रश्नों को कैसे अलग करना है, कैसे छांटना है, कैसे आंसर ढूंढना है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपने पढ़ा नहीं भी था, लेकिन आपका ये क्वेश्चन उत्तराखंड वाले स्लॉट में पूछा गया था, तो आप उत्तराखंड वाले स्लॉट के आधार पर उसे सही कर सकते थे। ये है ऑनलाइन एग्जाम का कभी कभी फायदा। तो ये फायदा वही है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना, तब ये चीज आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले किस रूप में जाना जाता था। मैंने भी आपको ये क्वेश्चन करा रखा है पोस्टमार्टम क्लास में, ठीक है। तो उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में हमारे दो राजभवन स्थित हैं, एक है नैनीताल स्थित राजभवन और दूसरा है हमारा देहरादून स्थित राजभवन। और जो ये वर्तमान राजभवन की बात कर रहा है ना, ये देहरादून वाले राजभवन की बात कर रहा है। देहरादून वाले राजभवन को ही सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग अभी नैनीताल वाले राजभवन और देहरादून वाले राजभवन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नैनीताल वाला राजभवन कब बना था हमारा? वो बना था
मतलब उसकी नींव रखी गई थी 27 अप्रैल 1897 को। उसके बाद में उसका उद्घाटन 1900 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सर संटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा उस भवन का निर्माण किया गया था। और वो जो नैनीताल राजभवन था वह कौन से मतलब पैलेस की तर्ज पर आधारित था या कौन सी शैली में बना हुआ है? तो गॉथिक शैली में बने हुए राजभवन के रूप में उसे जाना जाता है और बर्मिंगम पैलेस की तर्ज पर उसे बनाया गया था। तो प्रश्न देखिए, पहले मैं आपको नैनीताल राजभवन के बारे में बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा कि नैनीताल राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी और उसका उद्घाटन 1900 में किया गया था। नैनीताल स्थित राजभवन का निर्माण सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा किया गया था। नैनीताल स्थित राजभवन बर्मिंगम पैलेस की शैली पर आधारित है और नैनीताल स्थित जो राजभवन है कौन सी शैली में बना हुआ है? तो गॉथिक शैली में बना हुआ उसे माना जाता है, जो कि कब बना था? हमारा 27 अप्रैल 1897 को नींव रखी थी और 1900 में बना था। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वर्तमान राजभवन के संदर्भ में, यह पूछा गया है देहरादून राजभवन के बारे में, जो कि अभी राज्यपाल का आपका भवन है, जहां पर राज्यपाल रहती हैं। तो देहरादून स्थित राजभवन को पहले सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था और इसी राजभवन को पहले दोस्तों सर्किट हाउस के साथ साथ ही कोर्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता था। क्या? कोर्ट हाउस के नाम से भी इसी को जाना जाता था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया बता आपको? क्योंकि कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में इस सर्किट हाउस या कोर्ट हाउस के बारे में आया था, तो वहीं से हमारा ये प्रश्न बना है। एक हिसाब से आप इसे करंट अफेयर से रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि देहरादून स्थित जो हमारा वर्तमान राजभवन है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1902 में दोस्तों देहरादून राजभवन का निर्माण हुआ था। कब? 1902 में। ठीक है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि 1900 में हुआ था, लेकिन 1902 में एक्चुअलिटी में हमारा देहरादून स्थित राजभवन का निर्माण हुआ था। दोनों में आपको कंफ्यूजन में दोस्तों क्लियर करना है। नैनीताल राजभवन अलग है और देहरादून का राजभवन अलग है। सर्किट हाउस या कोर्ट हाउस के नाम से देहरादून स्थित राजभवन को जाना जाता था, जो कि 1902 में जिसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में राज्यपाल का जो भवन है जहां पर वो वर्तमान में रहती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको नोट करना है। अगला है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, ये मैं सीरियसली कहूंगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान CSIR CMAP अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? आप देखिए दोस्तों, इसके भी दो आंसर है। उत्तराखंड में CSIR या CMAP केंद्र हमारे दो जगह पर स्थित है। कहां पे? पंतनगर में और बागेश्वर में। पंतनगर में, बागेश्वर में। बुक्स में कौन कौन से वाले सीमैप के बारे में पढ़ते हैं आप? पंतनगर सीमैप, पंतनगर में सीमैप का कार्यालय खोला गया है। सीमैप के तहत पंतनगर में ये हो रहा है। जायका परियोजना के तहत सीमैप केंद्र खोले गए हैं, उसके तहत ये चीजें सिखाई जा रही है। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? बागेश्वर हो जाएगा। याद रखना आपको कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान CSIR CMAP अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? तो बागेश्वर में स्थित है। ठीक है। अब बागेश्वर की कत्यूर घाटी में स्थित इसे माना जाता है। इसी को आप दोस्तों कह सकते हैं CMAP की फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। CMAP इसका जो केंद्र है ये कहां पे है? पंतनगर में भी स्थित है और बागेश्वर में भी स्थित है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा है कि CMAP का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुख्यालय दोस्तों इसका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। और बागेश्वर में जो हमारा CMAP है, केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान का एक शाखा है, वह बागेश्वर के पुरारा नामक स्थान पर पड़ती है। कहां पे? पुरारा, बागेश्वर में, जो कि कत्यूर घाटी में पड़ता है। और मुख्यतः दोस्तों अगर हम केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान CMAP के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय तो लखनऊ में है, लेकिन इसके जो 4 प्लांट हैं वो अलग अलग स्थान पे, कहाँ पे? पंतनगर में है, बागेश्वर में है, हैदराबाद में है और बेंगलोर में है। इतने पॉइंट आपको फिलहाल CMAP से नोट करने हैं। तो केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पर स्थित है? हमारा बागेश्वर में स्थित है। और बहुत कम लोगों ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये भी अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स में चर्चा का विषय बना था 2018 के आसपास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर से देखिए दोस्तों, जनगणना में आ गया। जनगणना तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया। अब जनसंख्या घनत्व से पहले इसी को आप दोस्तों क्या जन घनत्व के नाम से भी जानते हैं। अब जन घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है, औसत संख्या जो होती है, उसे जन घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जन घनत्व कितना था? 189 था। 189 था, 189। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जन घनत्व कितना था? वो था 159। ठीक है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य के जन घनत्व में कितने की वृद्धि हुई थी? तो देखिए डायरेक्टली 30 की वृद्धि हुई थी। 50 और 30 80, यानी कि 30 की वृद्धि हो गई थी। अब यहीं से आपका प्रश्न आता है, अच्छा वाला जो प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहां पे? उत्तरकाशी में। और यानी कि यहां पर उत्तरकाशी जनपद में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में सबसे कम लोग निवास करते हैं। यहीं से प्रश्न आता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारा कहां पे है दोस्तों? हरिद्वार में। हरिद्वार का जनघनत्व है अप्रोक्सीमेटली
801 के आसपास में ऐसा है, ठीक है। और जो हमारा उत्तरकाशी का जनघनत्व है इसका 40 या 41 के आसपास में है। अब यहीं से हमारा एक प्रश्न आता है जो कि वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में भी पूछा गया था कि देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो स्थान है 25वां, लेकिन आयोग ने आंसर माना था 26वां। क्यों? क्योंकि 25वां ऑप्शन में नहीं पूछा गया था। वही देखिए, टॉपिक आपका सेम सेम है जनघनत्व, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका यहां पर थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। और यहीं से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लिंगानुपात के बारे में आगे बताया था कि लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूंगा, मैंने अपने यूट्यूब में ही एक वीडियो डाली है, उत्तराखंड राज्य का भारत में स्थान बाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, आप सर्च करिएगा और वो वीडियो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक के जो 746 पद हैं उसमें आपको उस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पहले भी वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये तो काफी सारा सरल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी लोग घूम गए। क्यों घूम गए मैं बताता हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या पास उत्तराखंड में स्थित है? नाथुला दर्रा, नामा दर्रा, इमिसला दर्रा, जिलेपला दर्रा। इसमें से मैं बताऊं आपको सीरियसली, कोई भी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि नामा दर्रा तो है ही नहीं उत्तराखंड में, माणा दर्रा है, माणा दर्रा। और अगर आपका आप लोगों का दोस्तों 17 मार्च प्रथम शिफ्ट में पेपर था, तो आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन के बाद ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा। मेरे को लगता है निश्चित ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि नामा नाम का कोई भी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। नामा नाम का कोई भी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये होगा माना दर्रा होना चाहिए था, इसे एन का एम का एन हो गया, ठीक है। और ये माना दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि उत्तराखंड में माणा, नीति, ये क्या है? ये दर्रे हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो यहां पे होगा माणा दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा होगा दोस्तों? माणा दर्रा होगा। इसको आप सही भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहीं से प्रश्न आता है, ये नाथुला दर्रा कहां स्थित है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और अगर बात करें हम, इमिसला दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख रेंज में पड़ता है। जिलेपला दर्रा भी हमारा सिक्किम में स्थित है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? माणा दर्रा। आप इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है ना, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा रॉन्ग ऑप्शंस का, और वहां पे किसी भी किताब का एविडेंस भेज दीजिएगा, वहां पर आपको इसका आंसर डायरेक्टली मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन वैसे इस प्रकार का प्रश्न डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग क्या होता है कि नामा दर्रा किसी ने पढ़ा नहीं है। आप कुछ लोग तो चलो माणा दर्रे के हिसाब से नामा दर्रे में सही करके आ जाएंगे, लेकिन अधिकतर चांसेज यहाँ पे फिर क्वेश्चन गलत होने के हो जाते हैं। अब यहीं से उत्तराखंड के दर्रों के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। वरना चमोली जनपद में हमारा माणा दर्रा स्थित है। आपको बताइए कि मुख्यतः अगर हम बात करें कि चमोली और तिब्बत के मध्य में बड़ा माणा दर्रा स्थित है, ठीक है। अब माणा के साथ साथ कौन कौन से दर्रे हैं चमोली और तिब्बत के मध्य में? तो नीति है और माणा हो गया, ठीक है। और एक डुंगरीला दर्रा है, ठीक है। किंगरी मिंगरी दर्रा भी हमारा चमोली तिब्बत के मध्य में स्थित है, लेकिन किंगरी मिंगरी दर्रा कहीं कहीं आप देखेंगे कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। वैसे अगर किंगरी मिंगरी दर्रे के बारे में बात किया जाए ना, तो ये पिथौरागढ़, चमोली और तिब्बत तीनों के बीच सेंटर में स्थित है। इस कारण इसे चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में माना जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किंगरी मिंगरी दर्रा किस जनपद में स्थित है और चमोली ऑप्शन में है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चमोली को ही देनी है। चमोली ऑप्शन में नहीं है, तब आप पिथौरागढ़ के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो चमोली और तिब्बत के मध्य में नीति हो गया, किंगरी मिंगरी हो गया, माणा हो गया, डुंगरीला हो गया, और बालचा, घाटरलिया और म्यूंडार, ये हमारे कुछ दर्रे स्थित हैं, ठीक है। उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में भी हमारे थागाला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, लाला वाले दर्रे हमारे वहां स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य में सबसे प्रसिद्ध दर्रा है लिपुलेख दर्रा, दारमा दर्रा, नवीधुरा दर्रा, ऊटा जयंती दर्रा, लेवीधुरा दर्रा, ये सभी कहाँ है? हमारे पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। और दर्रों से भी एक क्वेश्चन ना आप आने वाले एग्जाम्स में फिक्स मान के चलिए, फिक्स आएगा ही आएगा। ग्लेशियर से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तालों से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, जनगणना से एक या दो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको विशेषता पढ़ते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अनासक्ति आश्रम की स्थापना किसने करी थी? सभी लोगों को पता है कि सरला बहन के द्वारा अनासक्ति आश्रम की स्थापना की गई थी। ये अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। इसे गांधी कुटीर या गांधी भवन के नाम से भी जाना जाता है। और सरला बहन जो कि गांधी जी की शिष्या थी, जिन्हें मिस कैथरीन हाइलामैन के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा ही अनासक्ति आश्रम की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बागेश्वर जनपद के कौसानी में। और कौसानी को ही महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है दोस्तों? भारत का स्विट्जरलैंड कह के संबोधित किया था। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो सरला बहन के द्वारा अनासक्ति आश्रम की स्थापना की गई थी। लक्ष्मी आश्रम भी हमारा कौसानी में स्थित है, उसकी स्थापना भी सरला बहन के द्वारा ही की गई थी। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और अनासक्ति आश्रम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। अनासक्ति आश्रम हो गया, विवेकानंद आश्रम हो गया, श्यामला ताल हो गया, कौसानी हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ना रिलेट करते हैं दोस्तों। इससे पहले देखिए श्यामला ताल के बारे में पूछा गया था, विवेकानंद आश्रम कौन सी ताल के किनारे स्थित है, यहाँ पर पूछ दिया अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम के बारे में पहले वीपीडी और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बागेश्वर में कौन सा आश्रम स्थित है। यहाँ पर पूछ दिया कि स्थापना किसने करी। तो चीजें रिलेट कर रही है। अनासक्ति आश्रम का संबंध महात्मा गांधी जी से था, लेकिन स्थापना सरला बहन ने करी थी, याद रखना आपको, ठीक है। महात्मा गांधी जी 1929 में कौसानी में 14 दिन के प्रवास स्थल के दौरान रुके थे। उन्होंने यहाँ पे अनासक्ति योग टीका नामक
एक कृति भी लिखी थी। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना ही एग्जाम में आने के लिए हुई है, और यहां पर फिर से कह रहा हूं कि कुमाऊं परिषद से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों हाल ही के एग्जाम्स में। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। कितनी बार बता रखा है? कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन हुए, कितनी बार बता रखा है, ठीक है। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कहां हुई थी? 1916 में हुई थी, मझेड़ा में हुई थी। अब अलग अलग किताबों में कहीं पढ़ेगा आप मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई थी, कहीं कहीं पढ़ेगा आप नैनीताल में हुई थी। देखिए दोस्तों, जब 1916 की बात करें तो उस टाइम पे मझेड़ा नामक स्थान नैनीताल जनपद में पड़ता था, इस कारण आप किताबों में नैनीताल देखेंगे। लेकिन वर्तमान में ये मझेड़ा नामक स्थान कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। इस कारण 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई थी। कुमाऊं परिषद के हमारे कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे। कब कब? मतलब गठन 1916 में हुआ था। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक भी 1916 में हुई थी, लेकिन कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था। पांचवा अधिवेशन 1923 में हुआ था, और छठा अधिवेशन 1926 में हुआ था। और 1926 में ही दोस्तों कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में हुआ था। अब यहीं से प्रश्न आता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इस अधिवेशन दोस्तों, ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, किसने इसकी अध्यक्षता करी थी, इन सभी चीजों का पोस्टमार्टम मैं पहले कर चुका हूं। आप पोस्टमार्टम वाली सीरीज में देख लीजिएगा, ठीक है। सभी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1917 वाला अधिवेशन हमारा दोस्तों अल्मोड़ा में ही हुआ था, अल्मोड़ा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1918 का अधिवेशन हमारा कहां पे हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। 1919 का अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। 1900 अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कि डॉट 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 पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया। तो कितनी बार मैं दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? वो था दोस्तों कत्यूरी राजवंश, और इसी को आप कहीं कहीं कार्तिकेयपुर राजवंश भी पढ़ेंगे। इसका मतलब कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश एक ही है, जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहते आ रहा हूं। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? वो था दोस्तों कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश। और उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा था दोस्तों? वो था कुलिंद राजवंश। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी, ठीक है, कत्यूरी। और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन? बसंत देव या वासुदेव नाम से इन्हें जाना जाता है। और कार्तिकेयपुर की एक शाखा आगे जाके हमारी कत्यूरी हुई। फिर कार्तिकेयपुर के अंतर्गत 3 परिवार थे जिनका पोस्टमार्टम हम पहले कर चुके हैं। तो प्रश्न था कौन सा ऐसा ऐतिहासिक राजवंश है जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया था? वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर अनफाइंड उत्तराखंड? तो था हमारा क्या? कत्यूरी राजवंश। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों 19वां कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड को डॉट 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 राज्य घोषित किया है। कौन सा राज्य घोषित किया है दोस्तों? तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया है, यानी कि औषधिक राज्य घोषित किया है। और ये प्रश्न दोस्तों हमारा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर्बल स्टेट आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में आता है। करंट अफेयर वाली सीरीज में भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूं कि हर्बल राज्य यानी कि औषधि प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को। कौन सा? औषधि प्रदेश। और उत्तराखंड राज्य के द्वारा ही मतलब राज्य सरकार के द्वारा ही उत्तराखंड को हर्बल स्टेट या औषधिक राज्य की संज्ञा दी गई है। डायरेक्टली याद रखना दोस्तों। और कब दी हर्बल स्टेट की संज्ञा? तो दोस्तों इसका इतिहास हमारा वैसे बहुत पुराना है। मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि 2015 से ही उत्तराखंड राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में मान्यता दी जा रही है। अगर आपसे एग्जैक्टली सन पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया, तो इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है दोस्तों। या तो 2015 होगा या 2018 से लेकर 20 तक का टाइम होगा। कोई भी एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं है, मैं आपको सीधे कह रहा हूं। और इसी हर्बल या औषधिक राज्य के तहत दोस्तों उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना की गई है। कहां पे? गोपेश्वर में। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहां स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है, चमोली जनपद के। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। डॉक्टर के पॉल जब राज्यपाल थे, उनके द्वारा इसका जो प्रत्यारोपण यानी कि उद्घाटन किया गया था। तो हर्बल राज्य घोषित किया गया उत्तराखंड को। ये क्वेश्चन ना आप ऑप्शन से भी कर सकते। देखिए, उत्तराखंड इकोलॉजिकल राज्य है? नहीं। मौसमी राज्य? नहीं। अल्पव्ययी राज्य? नहीं। लेकिन हर्बल राज्य या औषधि प्रदेश आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। पुराणों में भी उत्तराखंड को उत्तराखंड के हिमालय प्रदेश को औषधि प्रस्थ क्षेत्र नाम से जाना गया है, ठीक है। तो इस कारण भी आप औषधि यहाँ पे सही कर सकते थे। तो आंसर हो जाएगा क्या? औषधिक या हर्बल। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काफी सारा सरल क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तरकाशी जनपद में हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी